नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 17 जुलाई के अंक में मैंने कहा था आपसे कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को झुकाया है, अब ममता की बारी है। और जो कहा था वो हो गया। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में जो हुआ, उसकी जो खबरें आ रही हैं उसको आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल ने तो क्या झुकाया, ममता ने जो है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को झुकाया, आज तक से मेरा मतलब है जब से सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली थी तब से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या हुआ, पहले उससे पहले की घटनाओं पर नज़र डाल लेते हैं कि दरअसल हुआ क्या। ये तो सबको मालूम है कि 17 और 18 जुलाई की तारीख पहले से तय हो चुकी थी कि बेंगलुरु में ये बैठक होगी। और 17 जुलाई की बैठक, उस दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जितने मेहमान थे सबको डिनर उन्होंने आयोजित किया था, रात्रि भोज का आयोजन किया था। और उस डिनर पर, जिसको एक बिजनेस की भाषा में कहते हैं वर्किंग डिनर, उस तरह से था कि बातचीत भी होगी लेकिन वो कोई औपचारिक बातचीत नहीं होगी, अनौपचारिक बातचीत होगी। एक दूसरे से मिलेंगे, अपने सुझाव जो है वो आपस में जो आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे। ये कार्यक्रम था। और 18 को दूसरे दिन औपचारिक बैठक होनी थी। तो शरद पवार ने पहले मना कर दिया था कि 17 को नहीं आएंगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कोशिश नहीं की कि वो क्यों नहीं आएंगे। 17 को अगर 18 की सुबह आ सकते हैं तो 17 की शाम को भी आ सकते हैं, ऐसी क्या बात हो गई। लेकिन किसी की दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि शरद पवार अब महत्वपूर्ण नहीं रह गए। शरद पवार कब आते हैं या नहीं आते हैं, शायद इसका भी बहुत महत्व नहीं रह गया। तो शरद पवार 17 को नहीं आ रहे हैं, ये इस बात से न कांग्रेस को चिंता हुई और न बाकी विपक्षी दलों के खेमे में किसी को चिंता हुई कि शरद पवार 17 तारीख को नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये होता है, आदमी का जैसे ही कद घटता है उसकी राजनीतिक हैसियत घटती है, उसकी पूंछ कम हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शरद पवार इस समय। लेकिन आज मैं शरद पवार की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने 15 तारीख की रात, 15 जुलाई की रात को फ़ोन किया, रात यानी देर शाम को फ़ोन किया मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इन दो लोगों को बताया कि मैं 17 तारीख को नहीं आ पाऊंगी, 18 की बैठक में आऊंगी। तो कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 6 जुलाई को मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ, पैर में चोट लगी थी, एक माइनर ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टरों ने जो है आराम की सलाह दी है, इसलिए मैं 17 को ट्रैवल नहीं करूंगी, 18 को बैठक है, क्योंकि औपचारिक बैठक है इसलिए उसमें आऊँगी। नीतीश कुमार को भी लगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लगा कि मामला इतना सीधा साधा तो नहीं है। अगर 18 को आ सकती, वही बात 18 की सुबह आ सकती हैं तो 17 की शाम को भी आ सकती हैं। डॉक्टर इस कुछ घंटे के अंतर को कैसे कह सकता है। 12 घंटे या 14 घंटे पहले आप जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते, उसके बाद ट्रैवल कर सकते हैं। तो पता लगाने की कोशिश शुरू हो गई। तो टीएमसी के दूसरे नेताओं से बातचीत की गई कि मामला क्या है, दरअसल क्या मुद्दा है, ये बताइए। तो जो पता चला, आप समझिए, उनसे पता चला कि ममता बनर्जी को लग रहा था कि 17 तारीख को अगर वो गई, चूँकि इस बैठक में सोनिया गांधी भी आ रही हैं और 17 को वो भी पहुंची, ये बैठक अनौपचारिक होगी और सोनिया गांधी की वो बहुत इज्जत करती हैं, उनकी बात काटना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा और लोगों की तुलना में। तो इसलिए सोनिया गांधी इस बात का दबाव डालेंगी। और याद रखिए, पटना में ये तय हुआ था कि सीटों के बंटवारे के मामले पर बेंगलुरु में बातचीत होगी। तो सोनिया गांधी दबाव डालेंगी कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम के लिए वो ज़्यादा सीटें छोड़ें, और ऐसा ममता बनर्जी करना नहीं चाहती थी। तो उनको लगा कि इस अनौपचारिक बैठक में न जाकर वो इससे बच सकती हैं। औपचारिक बैठक में तो सब अपनी अपनी बात कहेंगे, अपना मुद्दा रखेंगे और घर चले जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और घर चले जाएंगे। तो इसलिए वो 17 को नहीं जाना चाहती थी। अब फिर से कोशिश शुरू हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और आखिर में कपिल सिब्बल, इन सब ने फ़ोन किया और कहा कि हम ये आश्वासन देते हैं। और फिर सोनिया गांधी से बात हुई, ये आश्वासन देते हैं कि बेंगलुरु की बैठक में आप पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा सीटों के बंटवारे का, सीपीएम और कांग्रेस को कम या ज़्यादा सीटें देने के लिए
बेंगलुरु की बैठक में सीटों के बंटवारे पर बात ही नहीं होगी। ये किया गया ममता बनर्जी को खुश करने के लिए। और दूसरी बात ममता बनर्जी ने कही, मतलब ममता बनर्जी के लोगों ने जो कन्वे किया कांग्रेस और नीतीश कुमार को, वो ये कि सीपीएम और कांग्रेस के जो पश्चिम बंगाल की इकाई है, उनके नेता जिस तरह से हमला कर रहे हैं ममता बनर्जी पर, उससे वो बहुत दुखी है, इसलिए भी वो अनौपचारिक बैठक में शामिल नहीं होना चाहती। फिर आश्वासन दिया गया, कहा गया कि सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी से बात की जाएगी और उसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष से बात की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो स्थानीय इकाई है यानी राज्य की इकाई है कांग्रेस की और सीपीएम की, वो बयानबाजी न करे ममता बनर्जी के खिलाफ। अब आप देखिए, ये दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ था। पहला कि गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत बेंगलुरु में नहीं होगी। दूसरा, सीपीएम और कांग्रेस की राज्य इकाई पश्चिम बंगाल की इकाई ममता बनर्जी के खिलाफ कोई बयान नहीं देगी। और तीसरा कि सोनिया गांधी ममता बनर्जी से सीटें देने के लिए या सीटों के बारे में कोई भी बातचीत जो है वो नहीं करेंगी। तो सवाल ये है कि ममता बनर्जी को मनाया क्यों जा रहा था। अभी फाइनल जो है, जो असली कॉम्प्रोमाइज़ है वो आना बाकी है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो सवाल यह है कि ममता बनर्जी को इतना मनाने की कोशिश क्यों की जा रही थी। कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दलों को जो इस गठबंधन में शामिल है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे मुखर आवाज़ अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी भाजपा विरोधी ताकतों की एक तरह से पहचान बन गई है। वो किस हद तक जा सकती हैं, ये उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद की हिंसा में दिखाया और अभी पंचायत चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई उसमें दिखाया कि वो मार काट और हत्या तक, आगजनी और लूट तक, यहाँ तक जा सकती हैं अपने विरोधियों का दमन करने के लिए। तो अपने विरोधियों के राजनीतिक दमन की जो शक्ति और उसका प्रदर्शन जो ममता बनर्जी ने किया है, वो और किसी राज्य सरकार ने या किसी राज्य इकाई ने या किसी पार्टी ने नहीं किया है। बाकी सबका विरोध बयान तक सीमित है, या कभी धरना प्रदर्शन कुछ हो गया तो हो गया, उससे आगे नहीं है। तो अगर ममता बनर्जी नहीं आती हैं इस बैठक में, भले ही पहले दिन ना आ रही हो, तो इसका संदेश बड़ा गलत जाएगा। ये होगा कि जो है आपस में मतभेद हो गया है, आपस में लड़ाई हो गई है और इसकी वजह से ममता बनर्जी नाराज़ है और वो इस बैठक में पहले दिन आना नहीं चाहती, बातचीत नहीं करना चाहती। तो कुल मिलाकर जो विपक्षी एकता का ये जो आयोजन हो रहा है, उसके बारे में बड़ी खराब छवि बनेगी और बड़ा खराब मैसेज जाएगा और इसका तुरंत भारतीय जनता पार्टी फ़ायदा उठाएगी। देखा, हम कह रहे थे कि ये इकट्ठा नहीं हो सकते, एक साथ बैठ नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते और तमाम तरह के हमले भारतीय जनता पार्टी की ओर से होंगे। इस बात की चिंता सताने लगी इन सब आयोजकों को और बाकी लोगों को। और ये हुआ कि किसी भी हालत में ममता बनर्जी को बुलाने की कोशिश होनी चाहिए 17 तारीख को ही। और फिर आश्वासन दिया गया ममता बनर्जी को कि उनकी मर्जी के बिना बैठक में कोई बात नहीं होगी, कोई फैसला नहीं होगा। जो फैसले होंगे, जो भी तय किया जाएगा, वो उनकी सहमति से होगा, जिस पर वो सहमत होंगी। लेकिन ये असली बात नहीं है। अभी आ रहे हैं क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया कांग्रेस ने असली में। अब इन सब बातों को सुनकर, और लालू प्रसाद यादव ने अलग से आश्वासन दिया कि वो सीताराम येचुरी से बात करेंगे कि सीपीएम के लोग जो है पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ न बोले। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बैठक से लौटने के बाद ही सीताराम येचुरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी से हमारा कोई समझौता नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि अपनी राज्य इकाई को वो ममता बनर्जी के खिलाफ बयान देने से रोकेंगे। और वृंदा करात तो एक कदम आगे चली गई, जो मैंने कल बताया था। उन्होंने कहा कि जो है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र की हत्या हो रही है और आप जनतंत्र की हत्या करके और फिर जनतंत्र को बचाने का दावा नहीं कर सकते। इससे तीखा हमला और क्या होगा। लेकिन ये तो बाद की बात है। उससे पहले इतना सब जब कहा गया तो ममता बनर्जी का जो अहम है, जो उनका ईगो है, वो सेटिस्फाई हो गया। वो दरअसल वो, अगर आपको याद हो तो लगातार किसी भी विपक्षी एकता की बात जब भी होती है, कांग्रेस को केंद्रीय भूमिका में रखने पर हमेशा वो आपत्ति करती रही है, कभी इसके लिए तैयार नहीं। तो अब उनका जो मान बढ़ गया, तो इसलिए वो तैयार हो गई कि वो 17 तारीख को ही बैठक में शामिल होने आएंगी।
और सोनिया गांधी से कहा गया कि ममता बनर्जी को नाराज़ करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उनको विशेष स्थान देने की ज़रूरत है। अब असली बात आई। अगर आपने ध्यान दिया हो कांग्रेस पार्टी के कार्यकलाप पर, पिछले 25 साल के 1998 में सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष बनी थी, आज 2023 है, 2023, 25 साल हो रहे हैं। पिछले 25 सालों में कोई, मैं उससे पहले की बात नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि किस नेता के समय क्या हुआ। इन 25 सालों में ऐसा एक भी मौका नहीं आया जब कांग्रेस के लोगों ने सोनिया गांधी के बराबर किसी, मतलब पार्टी के नेता तो छोड़िए, पार्टी के बाहर के नेता को भी समझाओ, बराबरी की जगह दी हो। यहाँ तक कि 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहने वाले मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के सामने नंबर 2 थे, पीछे धकेल दिया जाता था, हटा दिया जाता था। सोनिया गांधी का जो वर्चस्व है, उनका जो आभा मंडल है, उसको बनाकर रखा जाता था। कांग्रेसी किसी भी हालत में ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि सोनिया गांधी से बड़ा इस देश में कोई नेता हो सकता है। मोदी का विरोध का एक ये भी कारण है, उनको ये बात पचती ही नहीं कि नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी से बड़े नेता हो गए। मोदी के खिलाफ इतना जो विश्वमन होता है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि सोनिया गांधी से बड़ा कैसे कोई हो सकता है, कोई इस देश में नेता हो सकता है। तो सोनिया गांधी का स्थान सर्वोच्च है, उनके बराबर कोई नहीं आ सकता, जो भी आएगा उनसे नीचे आना पड़ेगा। बेंगलुरु में पहली बार हुआ ऐसा कि ममता बनर्जी को बराबरी का स्थान दिया गया और उनसे कहा गया कि आप सोनिया गांधी के साथ इस बैठक को को-चेयर करेंगी, यानी सह अध्यक्ष होंगी। कोई औपचारिक अध्यक्ष नहीं था, लेकिन अनौपचारिक रूप से सोनिया गांधी एक तरह से उस बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। तो ममता बनर्जी को सोनिया गांधी के बगल में बिठाया गया। 17 तारीख को भी जो रात्रि भोज था, उसमें सोनिया गांधी की टेबल पर उनके बगल में ममता बनर्जी बैठी हुई थी। और दोनों दिन इस बात का खास ख्याल रखा गया कांग्रेस और गांधी परिवार के लोगों द्वारा कि ममता बनर्जी जहां भी हो, उनके साथ गांधी परिवार का एक व्यक्ति ज़रूर हो। तो आपको कभी राहुल गांधी, कभी जो है सोनिया गांधी दिखेंगी। उसके अलावा बैठक में, औपचारिक बैठक हुई तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच में ममता बनर्जी को बिठाया गया। और इस देखिए कैसे लोगों का ईगो मसाज हो, ईगो को अगर सेटिस्फाई कर दें तो किस तरह से परिवर्तन होता है। वो ममता बनर्जी जो राहुल गांधी का नाम सुनने को नहीं तैयार थी, वो ममता बनर्जी राहुल के प्रति इतनी उदार हो गई, उन्होंने राहुल की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि बेंगलुरु में हुआ क्या। और ममता बनर्जी का जो दावा है केवल ये नहीं कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी का सबसे मुखर विरोधी हैं, बल्कि उनका कहना है कि संसद में हम विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं। लोकसभा में इस समय टीएमसी के 24 सदस्य हैं, कांग्रेस के 52 हैं। 22 जीते थे, 2 बाई इलेक्शन में टीएमसी जीती है, जो भारतीय जनता पार्टी के 2 इस्तीफों से खाली हुई थी, वो दोनों सीटें जीती है। उसकी वजह से उनके लोकसभा सदस्यों की संख्या डीएमके से ज़्यादा हो गई है। डीएमके के 23 लोकसभा सदस्य हैं, टीएमसी के 24 हैं। उनका कहना है कि हम कांग्रेस से किसी मायने में कम नहीं हैं। कांग्रेस ने उस तरह से मुखर विरोध बीजेपी का नहीं किया जिस तरह से मैंने किया। तो कांग्रेस पार्टी फिर झुक गई। इस बात की नाराज़गी जो नाम को लेकर कहा जा रहा है, नाम को लेकर नाराज़गी तो तात्कालिक है, क्षणिक है। असली नाराज़गी जो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव और कई लोगों की है, वो ये है कि भाई सबको समान स्थान मिलना चाहिए। बेंगलुरु में लोगों को लगा कि सारी लाइमलाइट जो है कांग्रेस ने ले ली और ममता बनर्जी के साथ शेयर किया, बाकी सबको जो है एक तरह से हाशिए पर धकेल दिया। तो इसीलिए जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि क्या आप नाम को लेकर नाराज़ हैं, तो उन्होंने कहा इसकी कोई नाराज़गी नहीं है, सबकी सहमति से रखा गया है नाम, लेकिन सबको अपना स्पेस मिलना चाहिए। इस बात को समझिए। और ममता बनर्जी और ज़्यादा खुश हो जाएं, इसके लिए ये जो नाम इंडिया आया है, दरअसल कहा जा रहा है कि शायद कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं सुनील कानुगोलू, ये उनकी टीम का आइडिया है,
जो राहुल गांधी ने बाकी लोगों के सामने रखा अनौपचारिक रूप से, और ये तय हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा ममता बनर्जी से करवाई जाएगी, ये इंप्रेशन देने के लिए ये उनका आइडिया है। और तृणमूल कांग्रेस के लोग ये दावा भी करने लगे कि ममता बनर्जी ने ये नाम दिया है। तो ममता बनर्जी को खुश करने के लिए किस हद तक कांग्रेस गई बेंगलुरु में, इससे आप अंदाज़ा लगाइए। और ये सिलसिला मुझे लगता है कि बैठक दर बैठक चलने वाला है अलग अलग लोगों के साथ। पटना की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के सामने झुकी कांग्रेस पार्टी, और बेंगलुरु की बैठक में ममता बनर्जी के सामने बिल्कुल एक तरह से नतमस्तक हो गई। तो देखिए अभी विपक्षी एकता का खेल क्या क्या और नए खेल दिखाता है। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।